नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीएससी बीओ मेंस जीएस आंसर राइटिंग का ये छठा दिन है। इसमें भी हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न लिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार बताइए। यह आपका पहला प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है, फसल चक्र किसे कहते हैं, इसके लाभों को बताते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल चक्रों के नाम बताइए। यह जो दोनों प्रश्न हैं, यह आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इन्हें आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। वहीं पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है, यह आपका पहला प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है, भारत में लिंग अनुपात की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, सीवी रमन तथा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बताइए। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है वह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में और भारत के उत्तर में फैली हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ही नहीं बल्कि भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में भी यह फैला हुआ था। और इसका जो फैलाव था, यह उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्थित है तक पूरा एरिया जो है कवर किया हुआ था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें से संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था, अर्थात जो इसका एरिया जो पूरा था वह कुछ इस प्रकार था। और यह टोटल लगभग 13 लाख एनसीईआरटी के मानक के अनुसार माना जाता है। इसका जो टोटल एरिया था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। जो इसका एरिया था वह पूरे पाकिस्तान से बड़ा था और उस टाइम की जो समवर्ती जो सभ्यता थी मिस्र की और मेसोपोटामिया की, उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल था। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता से बड़ा नहीं था। अर्थात उस सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग सभी प्रमुख पॉइंटों को कवर कर लिए हैं कि इसका पीरियड कितना था, यह किन किन देशों में फैला हुआ था, भारत के किन किन राज्यों में इसके खोज हुई है, टोटल कितने स्थलों का पता लगाया जा चुका है और इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी और इसका पूरा एरिया कितना था और इसकी आकृति किस प्रकार से फैली हुई है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बिंदुओं को कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग प्रश्न है, फसल चक्र किसे कहते हैं, इसके लाभों को बताते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल चक्रों के नाम बताइए। किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फसल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फसल चक्र की डेफिनेशन को देखें। आइए देखते हैं फसल चक्र के क्या क्या लाभ होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फसल चक्र अपनाने से प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में होने वाली जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होती है। अर्थात जो खेत है उसकी जो उर्वरा शक्ति, जो उत्पादकता है वह बढ़ जाती है। एक फसल चक्र को अपनाने से मृदा क्षरण में कमी आती है, क्योंकि फसल चक्र में
आच्छादन फसलों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपके गन्ना, अरहर, ये जो है मृदा अपरदन को रोकते हैं। आइए देखते हैं अगला कौन सा लाभ है। उचित फसल चक्र को अपनाने से भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रभाव में कमी आती है। कीटों और खरपतवारों पर भी नियंत्रण होता है। जैसे धान गेहूं के साथ एक ढांचा एक फसल है, उसे बोकर लोग कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं और जिससे जो है खेत की जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होती है। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल चक्र कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों में कौन से फसल चक्र का उपयोग किया जाता है, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्ष में धान और गेहूं बोया जा सकता है और गेहूं के साथ जो है सरसों को भी बोया जा सकता है। वहीं पे 2 फसलों में धान और मसूर को बोया जा सकता है। धान के साथ जो दूसरी फसल होगी वह मटर बोई जा सकती है। धान या मक्का में से कोई एक के साथ जो दूसरी फसल जो ली जाएगी वर्ष में वह गेहूं बोई जा सकती है। उसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 फसलों को बोया जा सकता है फसल चक्र के रूप में। मक्का आलू के साथ प्याज बोई सकती है और दूसरी जो है फसल चक्र है वह मक्का आलू के साथ जो है गन्ना बोया जा सकता है। तो इस प्रकार से वर्ष में 3 फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोई जा सकती है और वहीं पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2 फसल बोई जा सकती है। और बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे आप पहली फसल ज्वार रख सकते हैं, दूसरी फसल अरहर रख सकते हैं, या ज्वार के साथ चना बोया जा सकता है और ज्वार के साथ जौ को भी बोया जा सकता है। इस प्रकार से वर्ष में 2-2 फसल बुंदेलखंड एरिया में 2 फसल बोई सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वर्ष में 3 फसल को बोया सकता है। इस प्रकार से फसल चक्र के सभी पॉइंट को हम लोग कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है आम्र वर्षा क्या है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आने से पूर्व केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है आम्र वर्षा रखा गया है। इसे कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है भारत में लिंग अनुपात की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे सामाजिक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिंगानुपात सूत्र बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इस प्रकार से भारत में लिंगानुपात का जो सूत्र है यह इस प्रकार से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है सीवी रमन तथा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हरगोविंद खुराना ने डीएनए को डिकोड किया था और इसी कारण इन्हें 1968 में जेनेटिक कोड पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हम लोग 5 प्रश्न को कवर किए हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा और इसका जो है रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।